ठीक है। हेलो एंड नमस्कार क्लास 10 के विद्यार्थीगण। आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स का जो हम लोगों ने ऑफलाइन में पढ़ा है। उसके बाद इस पर जो न्यूमेरिकल होगा उसको करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाता है। हमने जो पढ़ाई किया था इधर हाल फिलहाल में जो ऑफलाइन, उसमें हमने जो टॉपिक कवर किया था उसका नाम था ओम्स लॉ। ठीक है, ये हमने एक टॉपिक कवर किया था ओम्स लॉ। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर कि ओम्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे वाटर का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का जो फ्लो होता है वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? वाटर का फ्लो किस पे डिपेंड करता है? उसका रेट बताइए, किस पे डिपेंड करता है? तो आप बताइएगा कि हाइट डिफरेंस पर, हाइट डिफरेंस पर डिपेंड करता है क्या? वाटर का फ्लो। बोलिएगा कैसे, थोड़ा समझाइए। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा, आपके घर में टंकी बैठा हुआ होगा सबके यहाँ, मोटर वाला। तो किसी किसी का टंकी फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, एक मंजिला रहता है तो गाँव में, और जो शहर में स्पेशली होता है, और गांव में भी जिसके यहाँ 2 मंजिला 3 मंजिला है तो उसके सबसे ऊपर वाला फ्लोर पे रहता है टंकी। तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे नीचे वाला फ्लोर पे, या जितना ज़्यादा ऊंचाई होता है टंकी का, उतना ही ज़्यादा पानी उससे ज़्यादा स्पीड में गिरता है। रीज़न क्या है ना? ज़्यादा हाइट डिफरेंस होने के कारण वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ज़्यादा, और उस प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करने से जो वाटर का फ्लुएंसी है यूनिट टाइम में वो क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें? ठीक है। उसी तरीके से ओम जी ने कहा कि डेली लाइफ में देखिए ये होता है, तो उन्होंने कहा कि चलिए हम साइंस में फिजिक्स में बता देते हैं। बोले कौची? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा फिजिक्स में क्या कहा कि जैसे वाटर का फ्लो हाइट डिफरेंस पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से जो करंट का फ्लो होता है, करंट जो फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का मतलब क्या होता है? चार्ज का फ्लो करना। मालूम होगा, ये सब पढ़ाया जा चुका है। तो जो करंट का फ्लुएंसी होता है वो डिपेंड करता है किस पर? बताइए जल्दी। वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पर। किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर। जैसे वाटर का फ्लो हाइट डिफरेंस पर डिपेंड करता है, उसी तरीके से करंट का फ्लुएंसी पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। बातें समझ में आ रही हैं? यानी कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए यहाँ पर एक ये है हाई पोटेंशियल, और यहाँ पर एक है, और ये है आपका लो पोटेंशियल, और इन दोनों को अगर वायर से ऐड कर दिया जाता है तो क्या होगा? अगर ये लोअर पोटेंशियल है और ये हायर है तो हायर से किधर की तरफ जाएगा? लोअर की तरफ जाएगा। अरे बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? चलो इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है रखा हुआ, और इसका जो हाइट है वो यहाँ से 5 मीटर का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉक्स होगा वो क्या हो जाएगा? हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है ना? और इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है? शायद आपने पढ़ा होगा, mgh के बराबर होता है क्लास 9 में। ये वस्तु है, इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा। g का वैल्यू कितना लिया जाता है? 9.8, और जितना ज़्यादा हाइट बढ़ता है उसके अनुसार इसका पोटेंशियल बढ़ते जाता है। तो ये हो जाता है क्या? बताइए जल्दी। हाई पोटेंशियल। और जो ज़मीन होता है वो हमेशा 0 लिया जाता है, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी हाइट नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 पोटेंशियल। और हम जानते हैं कि हमेशा जो फ्लुएंसी होती है वो किधर से किधर होती है? हाई पोटेंशियल से किधर? लो पोटेंशियल की तरफ, है ना? तो यहाँ पर देखिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ने लगा। तो वही है, यहाँ पर भी वही होता है। करंट फ्लो करेगा तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। और जो रिलेशन है करंट के फ्लो करने का पोटेंशियल डिफरेंस से, वो कैसा है वो जानते हैं। तो करंट जो होता है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? बताइए। आई होता है। आई का मतलब करंट होता है। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है वो कैसे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डायरेक्टली। कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो आई घटेगा, है ना? तो आई जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम से जानते हैं, बोलो कौन सा नाम? वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? वोल्टेज का। कोई समस्या है यहाँ तक? आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका? किसका? वोल्टेज का। यानी वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा।
और जो करंट होता है ना, करंट की जो फ्लुएंसी होती है वो डिपेंड करती है भाई इसका पावर कितना होना चाहिए, जितना ज़्यादा बेटर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चल रहा होगा। मान लीजिए एक रेडियो चल रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक रेडियो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करंट जो है वो मान लीजिए वो लो लेवल का चाहिए ना, रेडियो को चलाने के लिए कितना करंट चाहिए, बहुत कम। तो इसलिए यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई रहती है उसका वोल्टेज जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, लो होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमको ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं है रेडियो में। अगर हम ये जो रेडियो में बैटरी लगा हुआ है उसी का यूज करके हम टेलीविज़न बनाने लगे, मतलब टीवी चलाने लगे, चलेगा? रेडियो वाला बैटरी से टीवी चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा नहीं है। और वोल्टेज अगर ज़्यादा नहीं है, वोल्टेज कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको पुश करेगा बड़ा धीरे धीरे, और जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे पुश होगा तो चार्ज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और जब चार्ज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो मतलब करंट आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। और करंट पर्याप्त मात्रा में अगर टीवी के पास नहीं पहुंचेगा तो टीवी चलेगा नहीं। अरे बोलो यस और नोट। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बताओ? वोल्टेज के। कोई समस्या यहाँ तक? अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे जा कर के कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। अब देखिए वीडियो चल रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर हम I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख रहे हैं तो यहाँ पर मुझे I के बाद इसका साइन चेंज होता है और ये बराबर हो जाता है, और बराबर लेकर के कांस्टेंट लेना होता है। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट लेते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं, R लेते हैं ना, यहाँ पर इस वाले में V और I के रिलेशन में R लेते हैं, तो ये R भी हो जाएगा, I इज इक्वल टू R भी। और फिर बोलेंगे कि ये तो ठीक है, ठीक आपने कहा कि I इज इक्वल टू R भी, यानी यहाँ पर अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि I के सामने R है, I के सामने V है। तो I के सामने V है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वेरिएशन है, लेकिन R है सामने, और R जो है वो है क्या बताइए, वो R जो है वो है आपका क्या, बताओ जल्दी, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वो हमेशा करंट का क्या करता है, विरोध करता है। इसका मतलब ओम जी ने कहा कि I इज इक्वल टू R भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लैब में जब जा रहे हैं और जब हम R को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हुआ कि नहीं? नहीं, ई कांस्टेंट कैसे लिखाएगा, ई लिया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू यहाँ पर R कांस्टेंट ना ले लीजिए क्योंकि रिलेशन इन्वर्सली है। तो इन्वर्सली जब रिलेशन होता है तो कांस्टेंट क्या लिया जाता है, 1/R ले लीजिए। अब 1/R I इंटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बोले कि हाँ यहाँ तो समझ में तो आ गया। उसके बाद अब इसको हम मतलब क्रॉस गुना कर लेंगे, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। क्रॉस गुना करिए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। बोलेगा हाँ यहाँ तक तो आ गया। ये रिलेशन हम सर जानते हैं, आपने सही कहा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो क्या ये ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया? अगर कोई तकलीफ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको मतलब ओम्स लॉ तो नाम था, लेकिन इनका पूरा नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। इनका नाम था जेओर्ज साइमन, और क्या हो जाएगा, ओम। ये आप नाम लिख सकते हैं। जेओर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक थे, जेओर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था, ठीक है। एक सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, चलिए उस पर बात करते हैं। पूछा जाता है कि आप ओम्स लॉ लिखिए, तो वर्ड में लिखने के लिए आपको आना चाहिए, तो आप नोट्स साथ में बनाते चले और लिखते चलिए। देखिए उन्होंने कौन सा लॉ दिया और उनका लॉ का जो बातें थी वो हम बताते हैं। लिखा हुआ है ओम्स लॉ, यहाँ पे लिख लीजिए ओम्स लॉ, है ना। इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, बोल रहा है कि फिजिकल एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर
इफ फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट इन चेंज्ड, ये आपको आएगा वर्ड में लिखने के लिए कि ओम्स लॉ लिखिए तो आप लिख सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को अनचेंज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ये तो मालूम होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड, यदि उसको अनचेंज रखा जाएगा तो क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट, स्ट्रेंथ ऑफ करेंट is directly proportional to the potential difference across its ends। अगर आप लैब में गए होंगे तो लैब में मैंने कुछ बातें आपको दिखाई थी और समझाई थी, वो क्या था उस पर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि एक मशीन था जिसमें वोल्ट मीटर लगा हुआ था और ए मीटर लगा हुआ था, आपने ये देखा था, और उसमें एक रेओस्टेट था जो घूमता था तो रेजिस्टेंस चेंज होता था, जिससे मतलब वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में परिवर्तन होता था और करंट में परिवर्तन होता था। आपने उसमें देखा था कि रेजिस्टेंस जैसे ही बढ़ रहा था तो करंट का वैल्यू क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट अनचेंज्ड, तो उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उस मशीन में ओम्स लॉ करने के लिए, उसमें कॉपर का वायर मान लीजिए यूज हुआ होगा, तो क्या कॉपर का वायर में जो ये है इलेक्ट्रॉन का जो बोलते हैं गति है, क्या वो बदल रहा है? नहीं बदलता है, क्योंकि वो मशीन के अंदर है। तो थोड़ा सा एकदम चेंज होगा टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ता है, जिसके कारण टेम्परेचर में परिवर्तन होने के कारण करंट में परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कोई फैक्टर नहीं रह जाता है, लैब में फैक्टर नहीं रह जाता। बातें समझ में आ रही हैं? लैब में जो मशीन यूज होता है उसके अंदर कॉपर वायर होगा, उसी कॉपर वायर को कंडक्टर बोला जा रहा है। उस कंडक्टर में कैसे आएगा, बदलेगा कैसे मान, है ना, क्योंकि वो अंदर है, फिक्स किया गया है। तो वही बोला जा रहा है कि टेम्परेचर अगर अनचेंज रहेगा और मटेरियल में तो बदलाव हो ही नहीं रहा है, थोड़ी ऐसा है कि कॉपर पहले लगा हुआ था, कॉपर को निकाल दिया मशीन में से, फिर हम एल्युमिनियम लगा करके प्रैक्टिकल के, फिर सिल्वर लगा करके, फिर गोल्ड लगा करके, हम हर बार सेम मटेरियल यूज करते हैं लैब में। और उसके बाद हमने क्या कर लिया कि जो करंट का वैल्यू निकाला, मैंने देखा कि स्ट्रेंथ ऑफ जो करंट है जो किसमें रीड किया गया होगा, एमीटर में, है ना, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द इंड्स। यही है क्या बताइए, ओम्स लॉ। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो फटाक से ये वाला आंसर लिखिएगा, कोई आपको गलत नहीं काटेगा और आपका सही हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है यही ओम्स लॉ है ना, या इसको बोला जाता है एक और नाम से, हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है फंडामेंटल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। याद रखिएगा, ओम्स लॉ को इस नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। फंडामेंटल रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट ओम्स लॉ है, तो फटाफट इसको नोट कर दे। चलिए, यहां पर हमने यही जान लिया कि देखो ध्यान से, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V न लिख करके अगर हम लिखते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है V, और ये वाला साइन जैसे ही चेंज हो जाता है तो यहाँ पे R बैठता है और ये क्या हो जाता है I, यानी V इज इक्वल टू क्या हो गया, IR, और यही इक्वेशन है ना। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए एक रिलेशन, किसके किसके बीच में रिलेशन पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस करेंट और रेजिस्टेंस के बीच में, तब ये रिलेशन दे देना है ना। और ये रिलेशन आपको काम आएगा बहुत सारे न्यूमेरिकल को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। कोई तकलीफ है यहां तक? ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका IR, ये जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं, क्योंकि एक नया वर्ड आया है, कौन सा, R। अब इस R पे चर्चा करते हैं, R होता क्या है।
तो चलिए अब ध्यान देते हैं R क्या होता है। तो अभी हमने जान लिया कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। इससे आपका R का वैल्यू आ जाएगा, देखो R जहाँ पे है वहीं पर आ जाएगा, R जहाँ पे है वहीं पर आ गया, और V यहाँ पे आ जाएगा, और I जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ पे आ जाएगा, डिवीजन में। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, VI हो जाएगा, है ना। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा I, है ना। और यहाँ पर लैब में हम जब गए तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने V नोट किया, फिर हमने यहाँ पर क्या नोट किया था, I नोट किया था, और वहीं से रिलेशन पता चला कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होता था। यानी यदि V यहाँ पर 1 होता था तो I कितना हो जाता था, 5, ये 2 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 10, ये 3 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 15, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 20। इस तरीके से ये बढ़ रहा था। यहाँ पर जो रिलेशन है वो कैसा है, डायरेक्टली है। लेकिन जैसे ही हम बराबर का निशान देंगे तो बताइए क्या होगा, बराबर का निशान देंगे तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इंटू क्या करना होगा, इंटू करना होगा किससे, 1/5 से। देखो 1/5 से करेंगे तो 5 5 कटेगा तो 1 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 1/5 से गुना करेंगे 10 में तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 2 बराबर हो गया। सेम यहाँ पे करेंगे 1/5 में 15 से करेंगे तो 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15। जैसे 4 है तो 1/5 से करेंगे किससे, 20 से, तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको दिख रहा होगा ये 1/5 का, ये हमेशा सेम आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, बताइए जल्दी, कांस्टेंट बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ओम्स लॉ में देखा हमने कि वही जो कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पर 1/5 है, यहाँ पर कौन आ जाता है, R किस तरीके से काम करता है, कांस्टेंट के रूप में। इसका वैल्यू कभी बदलेगा नहीं जब तक कि आप मटेरियल ना बदल दो, है ना, जब तक कि आप उसका लेंथ ना बदल दो, जब तक कि उसको क्या करो, उसमें कुछ परिवर्तन ना ला दो, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है, V बटा I। एक सवाल पूछेगा कि यहाँ पर R क्या है, तो ये तो जान ही गए होंगे कि R को बोला जाता है क्या, बताइए जल्दी, रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। फिर अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका डिफिनीशन भी तो बताइएगा, तो बोले कि हाँ बिल्कुल बताएंगे। इसका डिफिनीशन हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या, कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है किसका, कंडक्टर का, ठीक है। टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, रेजिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जो फ्लो ऑफ चार्जेस का क्या करता है, विरोध करता है ना, क्या करता है, विरोध। जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, कम, और फ्लो ऑफ चार्ज कम होने का मतलब करंट का फ्लुएंसी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कोई समस्या यहाँ तक। एक और क्वेश्चन जो आएगा आपको कि इसका ग्राफ किस तरीके का रहता है ना, इसका ग्राफ किस तरीके का रहता है ये भी पूछा जाता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम ग्राफ बनाने जाएंगे तो यदि मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस या इस पर मैं करंट को शो आउट करूँ, है ना, I को शो आउट करूँ, और इस पर पोटेंशियल डिफरेंस को शो आउट करूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 1 2। अभी ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा, यहाँ पर तो इस तरीके से हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और ये ले ले रहा हूँ मैं 5 10 15 और क्या होगा 20। तो यहाँ पर देखो लैब में क्या हुआ था, 1 था तो I कितना आया था, 5। तो 1 और 5 के सामने हम क्या करेंगे, एक डॉट दे देंगे यहाँ पर, देखो ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10, तो क्या होगा, इसके सामने एक डॉट यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 3 और 15 के सामने एक डॉट होगा, है ना। उसी तरीके से 4 और किसके सामने, 20 के सामने एक डॉट हो जाएगा। और इन डॉट्स को अगर हम मिलाएंगे सीधा से तो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी, एक सीधा लाइन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक स्ट्रेट लाइन आता है, यानी यूनिफॉर्मली क्या होता है, इंक्रीज करता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा, यूनिफॉर्मली ही क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ग्राफ कभी पूछ दे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसा लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन, जो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। यहाँ तक अगर समस्या है तो आप बता सकते हैं किसी भी तरीके का। तो R इज इक्वल टू V बाई आ गया, V बटा I, रेजिस्टेंस का ये क्या हो जाएगा, आपका डिफिनीशन हो जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा। इस डिफिनीशन में एक और हम चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो क्या ऐड कर सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस का एक और डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ, रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो है किसका,
रेशियो ऑफ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्या, करेंट ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट, है ना, आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख लो। रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट फॉर ए पार्टिकुलर कंडक्टर। आप ये भी लगा लो, पार्टिकुलर कंडक्टर, सब कंडक्टर के अलग अलग होगा ना, इसलिए पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए पीडी और आई का जो वैल्यू होगा बटा में वो क्या होगा, हमेशा बराबर होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हैं। भी बटाई, भी बटाई ही लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस को शो करने के लिए जो ग्राफ होता है नॉर्मली वो पूछा जाता है कि वो किस तरीके का होता है, मतलब ग्राफ नहीं डायग्राम बोल दो। तो इसका जो डायग्राम होता है वो किस तरीके का होता है, यहाँ से ऐसे, और ये हिल्स एंड वैलेज इस तरीके से बना दो और यही हो जाएगा आपका क्या, नॉर्मल रेजिस्टेंस का साइन। तो रेजिस्टेंस कभी भी अगर डायग्राम में शो करने के लिए रहेगा तो वो उसको इस तरीके से शो किया जाता है। तो आप बोलिएगा कि वायर को तो ऐसे नहीं किया जाता है, क्योंकि वायर के पास भी तो रेजिस्टेंस होता है, तो लेकिन वायर को कैसे शो किया जाता है, डायग्राम उसका वायर का कैसा होता है, ऐसा होता है। इसमें हिल्स एंड वैलेज नहीं है, बोलो ये क्या है तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, निगलिबल होता है, निगलिबल होता है रेजिस्टेंस, न के बराबर, है ना। इतना ज़्यादा पावर नहीं होता है कि वो करंट को रोक सके, है ना, करंट उससे आसानी से क्या कर जाता है, पार कर जाता है। अगला सवाल जो पूछा जाएगा आपसे, आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं अगर आपका मन करेगा तो। चलिए अगला जो जानते हैं वो हम जानते हैं यूनिट के बारे में। पूछा जाता है कि यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है। तो बड़ा आसानी से बता सकते हैं। अभी हमने जान लिया कि R जो होता है वो किसके बराबर होता है, V बटा I के बराबर होता है ना। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है बताइए, वोल्ट होता है, और I का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो वोल्ट पर एम्पियर भी एक यूनिट हो जाएगा, किसका, रेजिस्टेंस का। लेकिन इनको रेस्पेक्ट देने के लिए किनको, ओम जी को, क्योंकि उन्होंने ही वेरीफाई किया था इसको, या प्रूफ किया था, इसीलिए इसको यहाँ पर एक और नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, ओम के नाम से जाना जाता है ना। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। फिर पूछा जाता है कि इसका सिंबल क्या होगा। तो सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा। मेरा थोड़ा ख़राब बन गया है बट आप ध्यान देंगे, इसी तरीके का होता है, ठीक है। अगला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, R इज इक्वल टू V बटा I है ना पहले से, और ये आपको हमेशा काम देगा एग्जाम में, और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या वो पूछता है कि यदि ये R बराबर V बटा I है तो R का मतलब रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, ओम होगा ना। यानी रेजिस्टेंस की जगह पे ओम लिख सकते हैं, बराबर के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बराबर। V के जगह पर तो V ही लिखेंगे, यानी वोल्ट लिख देंगे, और I के जगह पे क्या लिख देंगे, एम्पियर। यानी सबको हमने यूनिट के रूप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हमको क्या करने क्वेश्चन आता है, वो पूछा जाता है कि बताइए 1 ओम क्या है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो ओम के आगे 1 लगा दिए, और जब भी मैं लगाया है तो ये बुरा नहीं मानेगा, तो इसके सामने भी हम 1 लगा देंगे, 1 वोल्ट, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। और ये आपका एक इक्वेशन आ जाएगा, और इस वाले इक्वेशन के अनुसार हम डिफिनीशन तैयार कर सकते हैं। इस वाले इक्वेशन के अनुसार हम 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे हम इसका डिफिनीशन तैयार करेंगे, तो लिख लीजिए आप इसका डिफिनीशन, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं या पॉज करके। तो लिखिए यहाँ पर कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इज सेड टू बी, उसे कहा जाता है 1 ओम, है ना। रेजिस्टेंस को कितना कहा जाता है, 1 ओम कहा जाता है।
इफ ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, इफ ए करेंट ऑफ क्या 1 एम्पियर, एम्पियर मतलब करंट का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर, फ्लो थ्रू इट, जब 1 एम्पियर का करंट जो है वो करता है फ्लो किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू इट, है ना, विथ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या 1 वोल्ट, है ना, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जब किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर का धारा फ्लो करता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं 1 ओम बोलते हैं। देखिए यही है, ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर उसी को बनाया गया है, तो ये आना चाहिए 10 क्लास में। तो जल्दी से लिखिए, ये सब एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। सब लोगों ने लिख लिया? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि रेजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टर जो है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, रेजिस्टर क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस में आपसे अंतर पूछा जाता है, तो रेजिस्टर क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, और रेजिस्टेंस क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा रेजिस्टर क्या है, तो वो ऑब्जेक्ट है जिसके पास रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस क्या है, वो प्रॉपर्टी है ना, जिसके कारण वो क्या करता है, करंट के फ्लुएंसी का क्या करता है, विरोध करता है। चलिए अब एक क्वेश्चन किया जाता है ना, न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को रीड करिए और पहले से बना करके आप कमेंट कर दीजिए अगर आपसे बन रहा है तो, और अगर नहीं बन रहा है तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बन जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल का है। क्या है क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखिएगा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब, यानी 2 कूलम्ब चार्ज कह रहा है, तो Q से कूलम्ब मतलब Q से चार्ज को सूचित करते हैं, तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 कूलम्ब। फटाक से नोट कर लीजिए, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो जल्दी जल्दी लिखिए इसको, एनसीईआरटी हाउ मच वर्क डन, आपसे पूछ रहा है कि कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा। तो ये पहले वाला ही है, याद होगा शायद आपको, है ना, ये वाला रिलेशन वर्क डन क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पहले जो आपने पढ़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा इक्वेशन दिमाग में लाइए जो आपको बताया गया है पहले, इससे जुड़ा हुआ, इन तीनों से जुड़ा हुआ। कोई ऐसा फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो बोलेगा हाँ बिल्कुल पढ़ा है, हमने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है किसको, वर्क डन, है ना, टू मूव क्या यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्या 1 पॉइंट टू अनदर। क्या आपने पढ़ा है, अभी दिमाग में आया होगा? तो जल्दी बताइए, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, W का वैल्यू कितना आ जाएगा V इंटू क्या Q, तो W वैसे ही छोड़ दीजिए, V के जगह पे आप क्या पुट करिएगा 12, Q के जगह पे 2, और यहाँ पे हो जाएगा 24, और वर्क है तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो जूल होता है, तो आप 24 जूल लिख सकते हैं। तो फटाफट आप इसका आंसर लिख लीजिए और अपने स्क्रीन पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप किस तरीके से उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न जो है वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना है, निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन मार्क पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा दीजिए, है ना। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, और R का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है मेक ए करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर, और I का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.5 एम्पियर, ठीक है, फ्लो थ्रू इट। आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, ये तो सबसे इजी है। सबसे पहला काम देखिए कि जो गिवन क्वांटिटी है क्या वो एसआई यूनिट में है, रेजिस्टेंस 5 ओम में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई का वैल्यू एम्पियर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको देखेंगे कि तीनों के बीच में रिलेशन कौन सी है,
तो हम बोले कि अभी तो आप पढ़ाए थे सर V इज इक्वल टू क्या, IR आपने पढ़ाया है, V के जगह पर तो मुझे निकालना है तो छोड़ देंगे, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। I तो सर 1.5 है तो इसको 15/10 लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, तो बोलेंगे नहीं। उसके बाद सर 5 है तो 5 से गुना कर लेंगे, 5 2 जा 15 हो जाएगा, और अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 वोल्ट। और मुझे लगता है कि आपका आंसर इतना आया होगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, 7.5 ओम, ये आपका आंसर आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, मैंने पीछे वाला भी रिवीजन करवा दे रहा हूँ न्यूमेरिकल का कुछ और जो बाकी बचेगा वो भी आगे होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिए, जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ए टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज 1 ओम रेजिस्टेंस, है ना, इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है एक वायर का, है ना, 1 ओम दिया हुआ है, तो R बराबर 1 ओम लिख लीजिए। और फिर बोल रहा है इफ ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, यानी I का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.3 एम्पियर, ठीक है। When glowing from a source of 3 वोल्ट, है ना, glowing from a source of 3 वोल्ट, यानी V का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3V, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 3 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंसेस इन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, R जो है यहाँ पर अगर हम निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, R का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जल्दी, V बटा I होता है ना। तो V जो है वो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट और I जो है वो कितना हो जाएगा 0.3, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 10, 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू जो आएगा आपका कितना आ जाएगा 10 ओम आएगा। तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 1 ओम कह रहा है। तो ये अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ये तब कह रहा है जब वो क्या, किस कंडीशन में रहेगा, कोल्ड रहेगा तब, कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा तब। जैसे ही यहाँ पर क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे ही ये हॉट होगा, ग्लो करेगा, है ना, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे ही वो टकराएंगे ज़्यादा जोर से और ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। तो जब कोल्ड रहेंगे तो 1 ओम हो जाएंगे, और जैसे ही करंट इसके थ्रू फ्लो करने लगेगा और जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब इसका कोई काम नहीं है, समझाने के लिए है कि जब वो कोल्ड रहेगा, जब सिंपल रूप में रहेगा तो 1 ओम होगा, और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कोई समस्या यहाँ तक? बोल सकते हो कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट ऑफ द बल्ब इंक्रीजेज फ्रॉम 1 ओम टू 10 ओम, है ना, ऑन एन अकाउंट ऑफ एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। क्या बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर, है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल का एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है सवाल, हाउ मच करेंट will an electric bulb drawn from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो यहाँ पर दिए हुए जो मतलब डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पूछ रहा है कि करंट का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है कि I का वैल्यू बताइए कितना होगा, है ना। तो I पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, नहीं दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है, यानी वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 1200 ओम। कमेंट करते रहिएगा, बना लीजिएगा तो 1200 ओम हो जाएगा। इसके थ्रू हम आसानी से आई का वैल्यू निकालेंगे। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बटा क्या हो जाएगा R। V कितना है बहादुर बताओ 220, और नीचे कितना हो जाएगा 1200, 0 0 कटेगा 11 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 60, यानी 11 बटा 60 एम्पियर वैल्यू आपका आएगा इसमें, जिसको अगर आप तोड़िएगा डेसिमल में तो 0.18 एम्पियर भी आएगा। तो फटाफट नोट कर लीजिए इसका वैल्यू, है ना। और इसी में एक और प्रश्न है, ये ए था एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल में, ये 4 का ए था। एक और प्रश्न है
बी, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक करंट हीटर ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। कह रहा है कि जब 100 ओम रहेगा तो क्या होगा। तो सेम है, केस नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। ये केस नंबर 1 था, इसमें क्या बोल रहा है कि आई का वैल्यू पता करिए। आर जो है वो दिया हुआ है, आर इसमें कितना दिया हुआ है बताइए। आर आपका 100 ओम दिया हुआ है और उसके साथ आपको यहाँ पर निकालना क्या है बताइए। भी आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट, वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्वेश्चन पढ़िए। और इसे आप अब आए आसानी से निकाल लीजिएगा, यानी भी बटा आर हो जाएगा तो 220 हो जाएगा ऊपर, 100 हो जाएगा नीचे, 0 0 कटेगा यानी कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या इस प्रश्न को बनाने में हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। कोई तकलीफ है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, सो आराम से इसको नोट करते चलिए और बनाते चलिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी सोल एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं। चलिए उसको करते हैं अब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपका दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, और आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर। कितना आसान है ना। What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। यानी ये जो बोल रहा है कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाए और 120 वोल्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा आई का वैल्यू। तो बड़ा ही आसान है, डायरेक्टली आप इसको बना सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बताइए जल्दी, करंट का, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर देखो 60 है और 60 से ये कितना हो गया है 120 वोल्ट हो गया है। तो यदि 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर से भी दुगना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। तो ये डायरेक्ट आंसर आप ऐसे बना सकते हैं। और मान लीजिए कि नहीं, आपको ऐसे बनाने का मन नहीं है, तो आप कैसे निकालिएगा। तब एक और तरीका है, यहाँ पे PD दिया हुआ है और I दिया हुआ है, इससे R निकाल लीजिए। R इज इक्वल टू क्या होता है V बटा I, यानी 60 बटा क्या हो जाएगा 4, कटेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ओम। तो 15 ओम रेजिस्टेंस हो गया। अब E वाला R का यूज करके आप पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या निकाल सकते हैं I का वैल्यू। I बराबर क्या होता है V इज इक्वल टू IR होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू IR है, तो I इज इक्वल टू V बटा R हो जाएगा। V आपका कितना है 120 है, R मालूम चल गया कि 15 है, करेंगे तो 15 × 20 से यानी 8 एम्पियर आपका वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए अगर दोनों तरीके से बनाइएगा तो आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एन इनकैंडेसेंट लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम, है ना, यानी रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 ओम दिया हुआ है रेजिस्टेंस, 80 ओम रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है। ड्रॉज ए करेंट ऑफ 0.75 एम्पियर, और वो करंट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करता है 0.75 एम्पियर। ये उसके करंट का वैल्यू है जो वो क्या करता है पोसेस करता है। फाइंड द लाइन वोल्टेज, और आपसे भी का वैल्यू पूछ रहा है, बताइए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। भी इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो I का वैल्यू कितना है 0.75 और R कितना है बताओ 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 75 और नीचे क्या हो जाएगा, एक पर कितना शून्य 2 शून्य, और यहाँ पे 80 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 15 5 जा 75, यानी कितना हो जाएगा 60 वोल्ट आपका आंसर आएगा। मुझे लगता है कि 60 वोल्ट सबका आया होगा, है ना। तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा, उसको पढ़िए, पहले पढ़िए और उसके बाद खुद से बना करके देखिए। अगर बन जा रहा है
तो आप पहले से कमेंट कर लीजिए ताकि पता चल सके कि आपने खुद से बनाया और आसानी से बनाया। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तब आप 2 मिनट का मौन व्रत धारण कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो है ए करेंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, है ना। आई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.2 एम्पियर ये फ्लो करता है ना। और रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है कितना बताइए जल्दी, 4.5 ओम, ये उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, बताइए कितना आसान है। भी पूछ रहा है तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं और इंटू क्या हो जाएगा 45 और नीचे क्या हो जाएगा 10 आपका। यहाँ पे 9 5 जा 45, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 10, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.9 और क्या वोल्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आसान सा सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो आसानी होगा क्योंकि अभी बेसिक हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल, फिर आगे थोड़ा हार्ड करेंगे। ए बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मीन्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी 2 वैल्यू दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप क्वेश्चन देखिए खुद से स्क्रीन वाला और आप आंसर दीजिए। 400 ओम है रेजिस्टेंस का वैल्यू और भी का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट, भी का वैल्यू कितना है 220 वोल्ट। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए आई का वैल्यू कितना होगा। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, भी बटा आर होता है, 220 हो जाएगा, आर जो है वो 400 है, 0 0 करेगा 11 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/20। देखो तो या तो ऐसे, अगर इसको डेसिमल बदलना है तो डेसिमल बदलने का एक तरीका जानते हो ना, इसमें 5 से गुना कर दो तो ऊपर भी 5 से गुना कर दो। बोले काहे किए, तो 55 ऊपर हो जाएगा, लेकिन नीचे देखो क्या कर दिया हम, 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.55, ये डेसिमल में आंसर आ जाएगा। इतना एम्पियर आपका वैल्यू आ जाएगा। 0.55 एम्पियर अगर आया है तो सही है, नहीं आया है तो गलत है। अगला सवाल जो स्क्रीन पे है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई का वैल्यू उसमें दिया हुआ है कितना 5 एम्पियर। ये सारा क्वेश्चन नोटबुक पर कर लीजिएगा, लास्ट में चेक होगा। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मीन्स, भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट देवल है वैल्यू, और आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस इसका निकाल लीजिए। तो R इज इक्वल टू क्या होता है बताइए जल्दी, भी बटा आई होता है। भी जो है वो 220 वोल्ट है और ये 5 है, कटेगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी 44 आपका हो जाएगा ओम आंसर। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसमें आंसर आपका हो जाएगा 44 ओम। और इस तरह का प्रश्न अगर कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, मैं आशा करता हूँ। और आज इस वीडियो में मात्र इतना ही छोड़ देते हैं, फिर बाकी जो होगा अगला टॉपिक जो रेजिस्टिविटी है उसको कवर करेंगे अगले वीडियो में उसके न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।